हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट हम प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो हम किसका देखने वाले हैं? फिजिक्स का, मतलब भौतिक विज्ञान का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए एक और बात मैं बता दूं, ये जो पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सेम टू सेम, मैं आपको कह रहा हूं ना सेम टू सेम, मतलब 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि 100% आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको फिजिक्स का मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको इसको मिस नहीं करना है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इसको पूरे हल सहित हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा इसका हल हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठिए अच्छे तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूं ना आराम से बैठकर देखिए, पेशेंस बनाए रखना है हमें। चलिए जी, कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, इतनी बेसिक बात है, अब जानते ही हैं कि नाम लिखना होता है, अनुक्रमांक लिखना होता है, ठीक है ना। ये पेपर कोड है, 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। इतनी बात तो बेसिक पता ही है। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं जिसको आप देख ही सकते हैं। चलिए जी, आप इतना देख लिए हैं तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है जी? न्यूटन प्रति कूलाम है, या वोल्ट इंटू मीटर है, या वोल्ट प्रति मीटर है, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। तो ये आपको बताना है जी। तो सिंपल सी बात है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? E/ds cos थीटा, यही ना होता है जी विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम क्या जानते हैं? हम मात्रक जानते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है कि किसी चालक तार में आई धारा, किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है? Vd है। यहाँ पे अपवाह वेग को Vd से हम प्रदर्शित करते हैं, या हम यहाँ पे क्वेश्चन में V से ही दर्शाया गया है तो V ही हम रखेंगे। तो अपवाह वेग V है। तो यदि उस धातु को दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा? मतलब I से यदि 2I हो, यदि I है तो उस समय पे अनुगमन वेग V है। तो यदि 2I धारा हो जाए तो उस समय पर अनुगमन वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। V होगा या 4V होगा, या V/4 होगा, या V/2 हो जाएगा। यहाँ पे डबल आपको लिखा गया है, तो ये आपको याद रखेंगे कि अनुगमन वेग क्या हो जाएगा जी? V/2 हो जाएगा, मतलब V/2। ये आपका ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए जी, अगला हमारा आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चलिए, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? वेबर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर होता है, या वेबर प्रति मीटर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इतना बात हम जानते हैं, क्या होता है जी? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सही होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए जी, अगला आता है आवेश Q कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गतिमान, मतलब गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल का मान होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि यदि Q कोई आवेश है, Q कोई आवेश है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसमें यदि ये गति करेगा ना, तो इस पर जो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है जी? शून्य होता है, ठीक है ना। बल जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि लंबवत, अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो समांतर होने के कारण यहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या आपका हेनरी होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो सिंपल सी बात है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा आपका? ए एम्पियर इंटू ये वाला, ठीक है ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ जी,
अगला हमारा जो आता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। मतलब देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, तो हेनरी समतुल्य है। हेनरी किसके बराबर है ये कब से कहा जा रहा है, तो वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड है, या एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट है, या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर है, या वोल्ट एम्पियर इनटू सेकेंड है। तो देखिए जो हेनरी होता है ना वो हमारा किसके बराबर होता है, हेनरी हमारा किसके बराबर होता है जी, ठीक है, हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी होता है, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। d5/d3 होता है ना, तो 5 का तो चलिए जी, चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इसको देख लूंगा, ठीक है ना। हेनरी को चेंज करना पड़ेगा, हेनरी के बराबर कितना होता है ये फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मालूम हो तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। इसको कमेंट में बताइएगा कि 1 हेनरी इक्वल टू कितना एम्पियर, आपका मतलब कितना, किसके आंसर कौन सा सही होगा, 1 हेनरी इक्वल टू कितना होता है जी, ठीक है ना। मात्रक में ही ओनली आपको बताना है, नहीं आया ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट में आप कर दीजिएगा सर इसको बता दीजिए, हम बता देंगे जी, ठीक है ना। उसको टेंशन ना ले, या कमेंट में हम पिन भी कर देंगे इसका आंसर, ठीक है ना, उसका ज्यादा आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। अगला हमारा जो देखिए जो नहीं आता है नहीं आता है जी, हमें याद नहीं आ पा रहा है तो मैं अब क्या कहूँ कि भैया मुझे याद है ये होगा, गलत नहीं ना बताऊंगा जी, ये बातें हैं, बात आप समझ गए होंगे। अगला आता है विद्युत फ्लक्स को परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। कोई नहीं जी, देखिए विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हमें देना है और इसकी बीमा हमें लिखना है, ठीक है ना। देखिए दूसरा हमारा आता है एम्पियर का परिपथीय नियम हमें बताना है। तीसरा हमारा आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा देना है। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। अगला आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से क्या अर्थ है, अर्धचालक की परिभाषा या परिभाषित कीजिए। ये सभी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है एक एक नंबर का, तो यहाँ से हमें 6 नंबर मिलेंगे और 6 नंबर हमारा 6 नंबर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव से 6 मिले, मतलब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी 6 सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टोटल जो होगा 12 नंबर 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जी अब इन सभी का आंसर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत विभव का, ठीक है जी। चलिए अगला आता है हमारा विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव क्या है जी, तो एकांक, यहाँ पे एकांक होगा, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे समझा दूं, देखिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये एक सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र से यहां पर एक एकांक धन आवेश है, ठीक है ना। एकांक यहाँ पे धनावेश है जो अनंत पर है, कहां पर है जी, अनंत पर है। और ये क्या है, एकांक धन आवेश है। बात आप समझिएगा, हमने क्या कहा, ये एक विद्युत क्षेत्र है, अनंत पर क्या है, एकांक धनावेश उपस्थित है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र, मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि एकांक जो धनावेश है, तो एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, किया गया कार्य होता है, वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए वही हम कह रहे हैं कि एकांक जो धनावेश है ये अनंत पर है, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो आप परिभाषा नहीं बोल देंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप पढ़ भी लीजिएगा। विद्युत विभव को भी से हम दर्शाते हैं, विद्युत विभव भी इक्वल टू, यहाँ पे मैं कलर चूज कर लूँ, अब मैं आपको बता दूँ, विद्युत विभव भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, जहाँ W कार्य है, Q क्या है, आवेश है। इसका अगर मात्रक पे हम बात करें तो ये कौन सा मात्रक होता है जी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहला तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट,
ठीक है ना। सबसे पहला तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। दूसरा कौन सी राशि होती है जी, तो इसका राशि याद रखेंगे, ये एक अदिश राशि होता है, ठीक है ना। कौन सी राशि हो जी, विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है बीमीय सूत्र का। तो बीमीय सूत्र या बीमा हम कह सकते हैं, याद रखिएगा बीमा वो क्या होता है जी, mL2T-3A-1 होता है, ठीक है ना। ये बीमीय सूत्र भी आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है ये हमने सिखाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप कह लीजिएगा कैसे लिखेंगे, बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पहला हमारा विद्युत विभव क्या होता है, इसका बीमा हमने बता दिया सब कुछ, इतना आपको लिख लेना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है इसको समझिए, ठीक है ना। इसको चलिए, एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू लिखा गया है ना, ये इस तरीके से म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे होता है जी, वो कैसे हम लिखेंगे समझिएगा। सपोज डेट मैं आपको ये फिगर बना रहा हूं, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये सपोज डेट ये एक चालक तार है, ठीक है, बात समझिएगा। ये एक चालक तार है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया। तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, जैसे ही एक चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ये एक चालक तार, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर इस तरीके से, ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न होगा। तो सपोज दैट ये एक चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो हम मान लेते हैं कि यहां से इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि ये त्रिज्या r है, और यहाँ पे एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया और इस बिंदु को ही हम dl कह दे रहे हैं। dl मतलब अल्पांश बिंदु। और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या है, b है। तो इतनी ही बात आपको एक्सप्लेन, सबसे पहली बात समझ लेना है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है, ठीक है ना। आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये किसी बिंदु ही है ना, ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके किसी बिंदु, ये बिंदु क्या है, dl है, तो किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना, जो एम्पियर के परिपथीय नियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, समाकलन BDL इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है जी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये मोस्टली आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए समाकलन BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो गया। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक पर, समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, किसी, अब नियम याद करा रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आप कहेंगे कि किसी धारावाही चालक में, मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, ये किसी बिंदु पर है, ठीक है ना, ये अल्पांश बिंदु ही है ना, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना ही ना है जी, तो यही है गुणा, बिंदु का मतलब गुणा है वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो ये बात आप समझ जानी चाहिए, यहाँ पे गुणा है। तो हम यही बात करें, यहाँ पे क्या है, ये बिंदु है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का कोई अल्पांश बिंदु है, ठीक है ना, एक छोटा सा बिंदु। ये बी क्या है जी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये समाकलन का चिन्ह है। ये यहाँ पे ये चालक में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो आई है, ये म्यू नॉट क्या है, नियतांक है। तो हम एक बार और बोल रहे हैं, नियम को याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि किसी धारावाही चालक में, मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है,
ठीक है ना, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये इस तरीके से, ये म्यू इस तरीके से नहीं लिखेंगे, म्यू नॉट गुना होता है, इतना लिखेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला बना लेंगे, ये साइड में फिगर बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अगला हमारा गौ क्वेश्चन जो आता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये कहा जा रहा है जी। मतलब समझने वाली बात ये है, मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, समझिएगा, ये एक चुंबक है, ठीक है जी, ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ ध्रुव है, ये इसका साउथ ध्रुव है। मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ ध्रुव है, ये इसका साउथ ध्रुव है। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए। तो हम ये कह रहे हैं ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, तो इन दोनों के ध्रुवों के बीच की जो दूरी है ना वो 2l है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो फिगर बना है ना, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। ये जो निकाय बना है इसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, चाहे n को ले ले चाहे s को, तो ध्रुव को जब हम लेते हैं ना तो स्मॉल m से हम प्रदर्शित उसको करते हैं। ठीक है ना, कोई भी ध्रुव का मतलब स्मॉल m। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यही बात हम लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसके बाद ये आप क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वो क्या है? मात्रक। लिख लेंगे तो बेटर रहेगा जी। मात्रक इसका क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। जहां तक राशि की बात है तो राशि आप याद कर लीजिएगा। कौन सी राशि होती है जी? तो ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये दो बातें आपको मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है ना, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए ना। अच्छा, एक और चीज हम यहां से निकाल सकते हैं कि जैसे अगर बीमीय सूत्र हम इसका निकालें तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा जी? बीमीय मतलब बीमा हम लिखते रहे हैं। तो इसका बीमा देखिए यहाँ पे मीटर है तो मीटर को L से हम दर्शाते हैं ना, तो L2 हो जाएगा। एम्पियर है तो A1 हो जाएगा। तो ये इसका बीमा हो जाएगा L2A-1, या इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो, M0 L2 T0 A1, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूं 3 बात आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है, अच्छे से वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने तीनों जान लिया। अब हमारा बचा क्या है? यहाँ तक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ लिया, कला संबंध स्रोत जानना है, फिर से प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। चलिए जी, अब हम जानते हैं कला संबंध स्रोत को। देखिए, कला संबंध स्रोत क्या है? सिंपल सा है जी कि कला संबंध स्रोत का मतलब ये है ना कि ऐसा दो स्रोत जिनके बीच का जो कालांतर होता है वो सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कला संबंध स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी दो स्रोत हो, ठीक है ना, ऐसा कोई भी दो स्रोत हो, ठीक है, ये दो स्रोत हैं जिनके बीच का जो कालांतर है ना, कालांतर है वो क्या हो? सदैव नियत हो,
ऐसा कोई दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर सदैव नियत होता है उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। समझ गए ना। अगला आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको मैं इरेज कर दूं क्या? चलिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे है कि देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक धातु है, ये एक धातु का टुकड़ा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं धातु का टुकड़ा। ठीक है जी, ये हमारा धातु का क्या हो गया? टुकड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित करते हैं, यहाँ पे हम प्रकाश किरणों को हम इस पर डालते हैं, आपतित कराते हैं, परंतु ये जो प्रकाश किरणें हैं ये निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणें हैं, निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से क्या होता है? इस धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस धातु की सतह से क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो संपूर्ण घटना है ना, यही हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, एक धातु का टुकड़ा है, इस पर हम निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे ना तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो यही संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यही बात हमने लिखा है। देखिए यही बात आपको सिंपल सा जो हम बोल रहे हैं ना वही आपको लिखना है। सुन लीजिएगा, आप कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह संपूर्ण घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। वही बात लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अगला आता है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है समझिएगा। ऐसा कोई भी चालक, समझिएगा, ऐसा कोई भी चालक, मैं यहाँ पे बता दूँ, ऐसा कोई भी चालक, नॉर्मल से हम बता रहे हैं, ये कोई एक चालक है तो अर्धचालक है, मान लेते हैं ये कोई अर्धचालक है। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कभी कभी तो धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी, कभी कभी धारा प्रवाहित होगी और कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, तो ऐसे पदार्थ को ही ना हम अर्धचालक कहते हैं। नॉर्मल भाषा में यही आपका होगा। तो वही बात हमने लिखा है, ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता का मतलब धारा प्रवाहित करने की क्षमता, तो जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए इस पे बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नॉर्मल बात है, आपको ये परिभाषा समझ में ना आए तो ऐसे भी कह दीजिएगा, ऐसा पदार्थ जो विभिन्न परिस्थितियों में कभी चालक के भांति और कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आप जरूर एक लिख दीजिएगा। तो मैं एक आपको लिख दे रहा हूँ जर्मेनियम। ठीक है ना, जर्मेनियम लिख दिया हमने। आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए जी, तो ये हमारा जो 6 क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट आपको करा दिया है। ठीक है ना, आते हैं आगे जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क दूंगा, काम दूंगा, आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे एक नॉर्मल सा, ये हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात, यहाँ पे देखेंगे तो ये कूलाम दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे Q का मान दे दिया है 1.5 × 10⁻³ ठीक है ना, कूलाम दे दिया है जी। ठीक है, पहला एक वैल्यू हमें दे दिया, दूसरा हमें वैल्यू यहाँ पे इतना न्यूटन मात्रा किसका होता है? बल का। तो इसका मतलब बल का मान दे दिया है 2.25, ये हमें दे दिया है न्यूटन में।
ठीक है ना, न्यूटन। इतना दे दिया जी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू, क्या हम जानते हैं जी, E इक्वल टू F बाई क्यू होता है, F बाई क्यू होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बाई क्यू होता है, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ये बात हम जानते हैं। तो सिंपल सी, अब बताइए, हमने फॉर्मूला आपको दे दिया, E का मान हमें ज्ञात करना है। F की जगह पे आप इस वैल्यू को रखिए, Q की जगह पे इस वैल्यू को रखिए, हल कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। अब आप कहेंगे हल करना, आप हल करके बताइए, तो भैया इतना समय तो नहीं है ना दोस्त, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा पेपर को सॉल्व करना है तो उतना समय नहीं है, देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतना आप कर लेंगे ना, आशा करता हूं कि आपको इतना हमने डायरेक्शन बता दिया, प्रैक्टिस आप करेंगे, बेनिफिट आपको ही होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना ये आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। दूसरी बात यहाँ पे है ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसको हम बताएंगे जी। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा, ये अभी हमने किया हुआ है, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोबारा यहाँ पे 2 नंबर में भी, ये बहुत बार पूछा गया 1 नंबर 2 नंबर में, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, इसको हटाइए। अगला आता है चुंबक का परमाणुिक मॉडल, चलिए इनको हम बताते हैं। ओमीय और अनोमीय परिपथ क्या है, पहले इसको हम बताते हैं। अच्छा, ओमीय और अनोमीय परिपथ क्या होता है समझिएगा, ऐसा परिपथ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध कह रहा है, बात को आप समझिएगा। देखिए ऐसा, सबसे पहले बात को समझिएगा, मतलब ऐसा कोई भी परिपथ है, ऐसा कोई भी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है, पालन करता है मतलब अनुसरण करता है, मानता है, तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ को ही हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ के। अनओमीय परिपथ किसे कहेंगे, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ किसे कहेंगे, तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का, ओम के नियम का क्या करता है, पालन नहीं करता है। पालन मतलब अनुसरण नहीं करता है, ठीक है ना, पालन नहीं करता है, तो ऐसे परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध पूछा है, परिपथ नहीं पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को, बात समझिएगा, आप ऐसे लिखेंगे कि ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ओमीय प्रतिरोध। तो हमने क्या लिखा है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। तब तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, तथा उस परिपथ में ही उत्पन्न जो प्रतिरोध है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए होंगे। अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए जी, पहला हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो अभी हमने बताया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगला आता है चुंबक का परमाणुिक मॉडल। अब इसको हम बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, क्या दिक्कत है यार, ले लीजिए। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। चलिए, चुंबक का परमाणुिक मॉडल में यहीं पे आपको याद करा दे रहा हूं। देखिए चुंबक का परमाणुिक मॉडल क्या है। चुंबक के परमाणुिक मॉडल में हमें यह बताया गया है कि देखिए कोई भी पदार्थ है ना, वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है तो वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन सभी छोटे कणों में मतलब बहुत सारे पदार्थ है वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब वो छोटे कण क्या होते हैं, जैसे कि परमाणु होता है।
ठीक है ना। जैसे ये परमाणु है, यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा परमाणु इस तरीके से गोला बनाया हुआ है, बहुत ही छोटा है ये परमाणु। तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु में हम जानते हैं परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं। इतनी बात आप समझ गए ना। तो यही है परमाणुक मॉडल। अभी हम और व्याख्या करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं सब कुछ। देखिए पढ़ता जाऊंगा, आपको सब समझ में आता जाएगा। देखिए यहाँ पे यही है चुंबक का परमाणुक मॉडल, ठीक है ना। चलिए देखिए हमने क्या लिखा है चुंबक के परमाणुक मॉडल में। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब हमने यही ना कहा जी कि प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब अणु कहते हैं। अणु को अगर हम तोड़ेंगे तो बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। देखिए हम सिंपल सी बात कहें ना, यदि कोई पदार्थ है, बात आप समझिएगा, कोई पदार्थ को यदि हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले अणु उसमें निकलेगा। अणु जो को हम तोड़ेंगे ना तो बहुत सारे क्या निकलेंगे, परमाणु निकलेंगे, या बहुत सारे हम कह सकते हैं तत्व निकलेंगे। और तत्व के अंदर परमाणु होते हैं। मोस्टली हम दो ही बात कर रहे हैं कि पदार्थ है उसको तोड़ेंगे अणु को भी तोड़ेंगे बहुत सारा, तब हमें परमाणु मिल जाएंगे। तो वही बात कहा जा रहा है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु जो होते हैं बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इतनी बात समझ के। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये परमाणु है तो इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो नाभिक है ना, जो नाभिक है तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इस नाभिक है ना, ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन सभी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जो कक्षाओं में गति करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाएं में गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी कण यदि वृत्तीय गति करेगा ना तो उसमें दो चीजें, एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो वही विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है। चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ये हमने लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। नॉर्मल सा है जी, हमने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अगला देखिए, अब यहाँ पे आता है, ये हमारा जो आता है 3-3 नंबर वाले हैं, तो इन सभी को भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे हमारा कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक और बीमा लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है जी, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं पहले समझिएगा। किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई भी आवेशित पिंड है, समझिएगा ये कोई आवेशित पिंड है, ठीक है ना, ये सपोर्टेड कोई आवेशित पिंड है। अब इस पर मान लेते हैं कोई आवेश है, तो आवेश होगा तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी। तो यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। तो बहुत सारी आ भी रही हैं, बहुत सारी निकल भी रही हैं, बहुत सारी इसमें प्रवेश भी कर रही हैं। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इसमें से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं जो अपनी पृष्ठ पर लंबवत होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उन सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली, मतलब लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू EdS cos थीटा होता है। ये इनका फॉर्मूला होता है। इतना आप लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। चलिए जी, दूसरा हमारा क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग,
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है कि ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा यहाँ पे, ये गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सब गति करते हैं, ये यहाँ पे गया तो इससे टकराया, फिर से यहाँ से गया तो इससे ये टकराया, फिर से यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, इससे टकरा रहा है, फिर से यहाँ पे, इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, मतलब दो लगातार टक्कर, यहाँ से यहाँ पे हुआ ना, तो इन दोनों लगातार टक्करों के बीच कि औसत वेग को ही हम धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, मतलब दो लगातार टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे ये परिभाषा आप लिख लेंगे, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुगमन वेग का आप याद रखेंगे, अनुगमन वेग को Vd से दर्शाते हैं, अंतिम प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अनुगमन वेग Vd का जो मान आएगा V/2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जहाँ पर Vd क्या है, अनुगमन वेग है, V क्या है, अंतिम वेग है, /2 है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला इसमें कह रहा था कि अनुगमन, मतलब यहाँ पे कह रहा था, एक क्वेश्चन कह रहा था, तो उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर आप देखें तो कह रहा था कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। आप YouTube पे लिखिएगा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, उसको पढ़ लीजिएगा। 15 से 20 मिनट का आपकी क्लासेज होंगी, उसको पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अगला ये आप न्यूमेरिकल में, आपको इसको साइड हट जा रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही नॉर्मल न्यूमेरिकल है, बहुत ही नॉर्मल। देखिए आपको आता है या नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज न्यूमेरिकल की क्लासेज आपके जल्दी हम स्टार्ट और भी करने वाले हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हमने बहुत सारी कराए भी हुए हैं, देखिए और भी हम कराएंगे, ठीक है, टेंशन ना ले, अभी मैं कराऊंगा। अदरवाइज मैं कुछ सजेस्ट करूंगा आप सभी को, क्योंकि आज मैं क्लास लेने नहीं वाला था, बिकॉज लेने इसलिए नहीं वाले थे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा रिलेशन में जा रहा था सुबह में ही, तो सावधान रहने की आवश्यकता है आप सभी को। क्योंकि मैं जब बाइक चलाते हुए जा रहा था अदरवाइज, तो क्या हुआ कि आगे से कोई जो हम कह सकते हैं कि एक पिकअप था, तो वो आ गया, ठीक है ना, तो जिसके कारण थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, ठीक है। मुझे चोट भी आई हुए हैं, अब आपको तो एहसास नहीं होगा मुझे दर्द कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं जानता हूँ। अदरवाइज थोड़ा सा हाथ में भी अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड आ रहा है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो कंकड़ होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा क्या हो गया था, तो उससे हल गया था इसमें, तो दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अदरवाइज तो मेरे गोड़ में तो पूरा, मैं कह सकता हूँ पैर में सब कुछ हुआ हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरोच आई हुई है। तो फिलहाल ठीक है, बट मैं इतना कहूँगा ना कि देखिए मैं नॉर्मल बाइक चलाता हूँ, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही प्यार से मैं चलाता हूँ, आराम आराम से जाता हूँ, फिर भी मुझसे एक्सीडेंट अगर हो जा रही है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब लड़के हैं ना जो बहुत ही तेज़ी से बाइक चलाते हैं, और ख़ासकर तब जब मतलब आप समझ ही रहे हैं कि लड़कियाँ आगे से जा रही हैं, उनके मतलब पीछे से ये बाइक चला कर निकालेंगे। इस तरीके से हीरो बहुत सारे लड़के हैं जो बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप बन रहे होंगे। यदि आप बन रहे होंगे तो भैया सुधरने का समय है, और सुधरना आपके लिए ही ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप ही सोचिए, अदरवाइज मैं गया, मेरा अगर मतलब ईश्वर ने ना चाहे, अल्लाह ने ना चाहा कि मतलब ऐसा हो, बट अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता अधिक, तो क्या होता, आज आपकी क्लासेस नहीं चलती, आप सभी का मतलब आप सभी की क्लासेस नहीं चलती, तो आपका कितना नुकसान होता, प्लस मेरा भी नुकसान होता, मुझे तकलीफें होती, पैसे भी लगते, ठीक है, माता पिता परेशान भी होते। तो एक बेनिफिट एक आपका ये है कि गाड़ी का मतलब कुल मिला चला के कहने का मतलब यही है दोस्त कि बाइक बहुत ही प्यार से चलाइए। अगर मतलब बहुत ज़रूरी है तभी बाइक से जाइए, नहीं तो बाइक का यूज अभी फिलहाल कुछ मंथ के लिए आप ना ही करें तो बेटर रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, ठंडी का मौसम है दोस्त, जब लगा ना मुझे चोट, मैं ही समझता हूँ कि आंख में से मेरे आंसू भी आ रहे थे, और अभी तो मैं जैसे मुस्कुरा रहा हूँ ना, आपको देखकर ऐसा बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे चोट भी अभी लगी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता यार, मैं बहुत ही कम चीज़ें शो ऑफ करता हूँ अदरवाइज। तो यही है कि ठंडी का मौसम है, अगर चोट लगेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए ठंडी में सेफ्टी से रहें, ठीक है। कोट वोट अच्छे से पहन के, जैकेट जो भी है आपके पास पहन के रहें। ठंडी में आप जो मफलर होता है, मफलर को भी आप लगा कर रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये लेडीज़ के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितनी भी बहन है वो सुन रही हैं, तो
उनके लिए भी रिक्वेस्ट है जी, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अभी तो फिलहाल मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत आप सभी का प्यार है, सपोर्ट है, और आप सभी की दुआ है कि मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, बट ठीक है जी, ठीक है ना। अगला हमारा आता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहे हैं चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या तात्पर्य है, यह हमें बताना है। दूसरा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से को समझाइए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, चुंबकशीलता, फिर से हम आपेक्षिक चुंबकशीलता, फिर से चुंबकीय प्रवृत्ति पर हम आएंगे जी। तो चलिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना है चुंबकशीलता, सॉरी यहाँ पे चुंबकशीलता नहीं रहेगा, चुंबकीय प्रवृत्ति रहेगा, ठीक है ना। चुंबकीय टाइपिंग में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ठीक है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा। चुंबकीय, इधर से ही मैं कर दे रहा हूँ, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा जी। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है समझिएगा, किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, चाई m = I/h होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। जहाँ पर देखिए, जहाँ पे बात आपको समझने वाली ये है कि यहाँ पर ये क्या है, I क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, सॉरी चुंबकन तीव्रता, और ये क्या है, ये है उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो और ये चाई m क्या है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। परिभाषा लिखने के बाद आप नॉर्मल सा ये फॉर्मूला लिख लेंगे ना, काम कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है चुंबकशीलता। अब चुंबकशीलता क्या है, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। जहां पर म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। और जहां पर ये B क्या है, तो ये है चुंबकीय प्रेरण, और H क्या है, H अभी ना हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यह हमने लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। राइटिंग पे मेरा उतना विशेष का ध्यान ना ही दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, आप अपनी राइटिंग को सही कीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड है यार, बोर्ड पे उतना अच्छा मेरा राइटिंग बैठता नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी काम भर का ठीक है मेरा, ठीक है ना, अदरवाइज उतना भी खराब नहीं है। अगला क्या कहा जा रहा है, हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। अगला हमारा आता है, हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। अगला हमारा आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये क्या होता है जी, तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि म्यू m = μ/μ0, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे कि ये म्यू m क्या है, तो म्यू है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, समझिएगा, कोई पदार्थ है ना, तो किसी पदार्थ का चुंबकशीलता है, कोई पदार्थ की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है। आइए म्यू नॉट क्या है, वायु की या निर्वात की चुंबकशीलता है,
वायु के चुंबकशीलता, ठीक है, के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ की, मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला आता है, ये हमारा 5वां जो ग नंबर क्वेश्चन था, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है, जब दो बराबर नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, जब दो हल्के नाभिक, हल्के मतलब छोटे छोटे नाभिक, तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, तो इसमें क्या है, जब जहाँ पे दो नहीं रहेगा, जब एक भारी नाभिक, ठीक है ना, लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वही लिखा गया है, जब भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए 5वां, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब इनको मैं कहूँगा, देखिए 1 घंटे आपका कुछ मिनट और पढ़ाऊंगा ना तो लग जाएंगे। फिलहाल मैं कहूँगा ये अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बताने में आधे घंटे मुझे लग सकते हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि क्वेश्चन कराने लगेंगे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मैं कहूँगा इन सभी को हमने पढ़ाया हुआ है पर्सनली, आप इन सभी को सर्च करके पढ़ सकते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ सकते नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा आपको, आप हल्के में ना लें। यदि आपको 90+ लाना है या 75 से लेकर 85 95% लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। 75 कम नहीं होता है, अंक बहुत होते हैं, 75 ऐसे ही नहीं आएंगे, बात आप समझिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा इसको पढ़ना पड़ेगा। 5वां क्या है, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो आप YouTube पर लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारी मिलेगी, वहां से पढ़ सकते हैं। अगला आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन। आप YouTube पे लिखिएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगी। अगला आता है किसी बैटरी में, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बैटरी नहीं है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र की स्थापना कीजिए। आप केवल लिखेंगे ना अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिलेगी, हमने पढ़ाया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आप वहां से आसानी से समझ पाएंगे। सबको सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला आता है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इतना लिखेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे फैराडे है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारी मिल जाएंगे। ये सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप देख लेते हैं। देखिए 6ठा जो है ना, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए, धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी केवल आप लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता ब्रदर सर, ठीक है ना। ये एक कोड वर्ड याद रखिएगा, हम सबका क्या है, ब्रदर सर। पूरा विश्वास है मुझे कि मैंने ये सब टॉपिक कराए हुए हैं, आसानी से दोस्त, आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। मेरा तो यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लिए होंगे ना, चलिए जी। देखिए यहाँ पे या तो इसको सॉल्व करिए या हमारा जो किरचॉफ का नियम है इसको आपको करना है, अथवा में है तो किरचॉफ का नियम ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। अगला आता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय का और उसके साथ साथ एक अनंत लंबाई के पतले आवेशी तार के कारण क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे गॉस का प्रमेय। आप यूट्यूब लिखिएगा गॉस का नियम ब्रदर सर, वीडियो आपको मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी में एक और यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है कि अनंत लंबाई के पतले आवेशी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इतना आप लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, आप यूट्यूब पर लिखिएगा या बोल तो सकते हैं ना, माइक है, बोल लीजिएगा, अंत में ब्रदर सर बोल दीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी, 5 नंबर का है, ठीक है ना। इसमें अथवा में हमारा दिया है, देखिए अथवा में दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र कार्यविधि और आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। अगला आता है प्रवर्धन क्या होता है, तो ये भी आप लिखेंगे ना, ठीक है, ये शायद हमने कराया अभी तक नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे, देखिए मैं ये कहूँगा ना, जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से आपको लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप केवल हमसे ही पढ़ें और दूसरे टीचर से ना पढ़ें, सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं। जैसे मैंने ये टॉपिक नहीं कराया है तो आप केवल केयर कीजिए, इस टॉपिक को आप दूसरे टीचर से भी पढ़िए, वो भी तो अच्छा पढ़ाते हैं ना, सभी अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना। वो सभी प्रयास करते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझे, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहिए। कोई भी मैं टीचर से या कोई भी टीचर को किसी टीचर से ईर्ष्या का भाव तो नहीं रखना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। चलिए अथवा में देखिए यहाँ पे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, तो लिखिएगा अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, यूट्यूब पे लिखिएगा प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, ब्रदर सर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। अगला हमारा आता है ट्रांसफार्मर, केवल लिखिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ले लिए, ठीक है जी। तो चलिए दोस्त, आज का ये जो हमारा पूरा कंप्लीट पेपर है, ये आपने सब कुछ देख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए जितना हो सकता है उतना मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। जो वीडियो अभी तक इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनसे मेरा 3 रिक्वेस्ट है, जो कि अगर आप मान लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना, ये आपकी इच्छा है। सबसे पहली बात तो मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे अभी दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दीजिए, कर दिए होंगे ना, कर दीजिए, ठीक है ना, बेटर रहेगा। दूसरी बात यह है, देखिए आपके जैसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको इस वीडियो को लिंक को आप व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, उतना भी आप कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तीसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से अपनी स्टडी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल जो भी होंगे स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कल मिलते हैं दोस्त एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे पता है। चलिए दोस्त।